नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। रिलायंस इंडस्ट्रीज का Q3 का रिजल्ट जारी हो चुका है, इवनिंग में जारी हो गया था। वीडियो में जो आप जानना चाहते हैं कि सोमवार को रिलायंस में क्या तेजी देखने को मिलेगी या गिरावट देखने को मिलेगी, तो मैं कुछ रीजंस के साथ, पूरे विश्लेषण के साथ इस वीडियो में मैं जानकारी देने वाला हूं, जिससे आप ये अनुमान लगा पाएंगे कि मंडे को क्या शेयर भागने वाला है या कुछ प्राइस यहाँ पे ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए रिजल्ट पे चलते हैं, ताकि हम विश्लेषण सही तरीके से तभी हम कर पाएंगे। तो मैं फटाफट आपको इसके रिजल्ट की तरफ लेकर चलता हूं और रेवेन्यू पे हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। मैं जानता हूं ये सब बातें आपने और पहले भी सुन ली होगी। और लास्ट में हम बात करेंगे कि मंडे को क्या रहेगा शेयर पे। मैं कुछ रीजंस के साथ बताने वाला हूँ। अगर आपने कॉल ले रखा है, पुट ले रखा है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। मुझे क्या लगता है, मैं अपना ओपिनियन आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो देखिए, पहले हम कुछ डेटा पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो ये देखिए, अगर हम इनकम की बात करें 31 दिसंबर 2025 में, तो यहाँ पे 2,74,410 करोड़ का यहाँ पे हमारे सामने इनकम का डेटा निकल के आता है, जो कि क्वार्टरली बढ़ता है। और अगर हम ईयरली भी इसको कंपेयर करते हैं, तो देख लीजिए 2,48,000 से ये बढ़ के 2,74 हो गया है। तो नो डाउट इनकम में काफ़ी अच्छा यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिली है। इसके बाद अगर हम बात करें, थोड़ा सा मैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस भी यहाँ पे बढ़ा है, खर्चे भी बढ़े हैं। यहाँ पे देखिए अगली इंपॉर्टेंट बात, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हुआ है, 29,697। और इससे पहले के क्वार्टर में कितना था, 29,124 था। और दिसंबर 2024 की मैं बात करूं तो ये 28,643 करोड़ था। तो यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ा है। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो यहाँ पे देखिए 22,290। इससे पहले के क्वार्टर में 22,000 था, लगभग 22,092 था। और लास्ट ईयर दिसंबर 2024 में था 21,930 करोड़। तो यानी कि प्रॉफिट भी बढ़ा है। लेकिन आप लोगों को ये लग रहा होगा कि जो प्रॉफिट में जो हमें ग्रोथ देखने को मिलती है, वो यहाँ पे नहीं मिल रही है, मतलब जो एक स्पीड से। लेकिन मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि रिलायंस की ग्रोथ धीरे धीरे होती है। आप इसके शेयर में भी आप देखते होंगे कि डेली बेसिस पे इतना मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है शेयर के प्राइस में भी। लेकिन धीरे धीरे शने शने इसका प्राइस, आप देखिए, आपने हो सकता है कि एक साल पहले इसका प्राइस 1,100 रुपये देखा होगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते हुए इसका प्राइस लगभग 1,600 रुपये के आसपास था, आपको पता है। और बीच में कुछ न्यूज़ की वजह से, ऑयल की वजह से इसका प्राइस घट के अभी लगभग 1,458 रुपये के आसपास आ गया है दोस्तों। तो ये कंपनी धीरे धीरे ग्रो करती है। इसमें बड़ी गिरावट भी आपको अचानक से देखने को नहीं मिलेगी, और बड़ा उछाल भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, स्टेबल कंपनी है, लार्ज कैप है। तो नो डाउट प्रॉफिट में सुधार हुआ है यहाँ पे। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, आगे मैं आपको लेके चलता हूँ। इसके अगले बिंदुओं पर हम बात करते हैं। जैसे अर्निंग पर शेयर की बात करें, तो यहाँ पर आप देख लीजिए ईपीएस की, तो ईपीएस भी बड़ा है यहाँ पे। जो नेगेटिव पॉइंट है वो भी मैं हाईलाइट करूँगा। अगर ईयरली कंपेयर करते हो तो यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है, ठीक है। लेकिन एक अच्छी ग्रोथ हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि रिलायंस धीरे धीरे ही ग्रो करता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट की हम बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये आप बोल सकते हो कि ये कम हुआ है। जैसे लास्ट क्वार्टरली 7.8 था, अब 7.6 हुआ है। अगर ईयरली इसको कंपेयर करते हो तो वो 8.2 था। ठीक है, मतलब पहले 100 रुपये पे 8 रुपये बचते थे, अब आठ 8 रुपये बचते थे, अब 7 रुपये बच रहे हैं। मतलब पॉइंट में आप ऐसे समझ सकते हो उस चीज़ को। तो ये एक नेगेटिव बोल सकते हो। लेकिन देखिए, बड़ी कंपनी है तो ये उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। जैसे आप पहले का डेटा भी यहाँ देखोगे तो यहाँ पे 7.5 था, फिर ये बढ़ के 8.8 हुआ। तो आगे आने वाले क्वार्टर में आपको हो सकता है ये इससे बढ़ के देखने को मिले। अलग अलग सिचुएशन में ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, लेकिन स्टेबल कंपनी है, कोई दिक्कत वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। लेकिन एक ये पॉइंट आप
बना सकते हो कि हाँ, कि भाई अभी इस रिजल्ट में क्या नेगेटिव रहा है, तो ये बोल सकते हो। बाकी इसका कोई विशेष इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं देखने को आपको मिलेगा। ठीक है। उसके बाद ये सब रेशो से संबंधित कैलकुलेशन यहाँ पे दी गई है। अब आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ जहाँ पर आपको ध्यान देना है। सेगमेंट देखिए रिलायंस के। देखिए एक तो ऑयल वाला है, ऑयल एंड केमिकल, और उसके बाद है गैस, फिर रिटेल है, फिर डिजिटल सर्विस जिसमें जियो वगैरह है, और अदर्स में। तो यहाँ पे देखिए जो डिजिटल सर्विस है उसका रेवेन्यू 44,653, और ये पहले था 39,000, यानी कि बहुत शानदार ग्रोथ इसमें देखने को मिली है। कमी कहाँ पे आई है? ये आई है ऑयल एंड गैस में, जो कि है 5,833, ये अभी वाला है। और इससे पहले देखिए 6,370 पे था ये करोड़ में है प्राइस। तो ये कहीं ना कहीं ये ऑयल एंड गैस वाला डाउन गया है। बाकी आप ऑयल टू केमिकल भी आप देख लीजिए, यहाँ भी ग्रोथ है। ये गिरा है, रिटेल में भी ग्रोथ है, अदर में भी यहाँ पे ग्रोथ देख सकते हो आप। 12,000 है, उसके 17,000 हो चुके हैं लगभग। तो एक सेगमेंट कमजोर हुआ है तो कोई विशेष बात नहीं है, बाकी चीज़ें तो परफॉर्म अच्छा कर रही है। तो नो डाउट बढ़िया रिजल्ट हम इसको बोलेंगे। ठीक है। प्रॉफिट हुआ है, खर्चे भी बढ़े हैं, लेकिन अगर हम उनके रेशो में कंपेयर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया रिजल्ट कहेंगे हम इसको हम। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, मंडे को लेकर हम बात करते हैं कि मंडे की क्या संभावनाएं हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं कि अब क्या रह सकता है। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स का क्वेश्चन यही होता है कि मंडे को क्या हो सकता है। देखिए मैं दो चार बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। मुझे क्या लगता है, देखिए रिलायंस का जो शेयर है वो अभी ऑलरेडी 2-3 दिन से डाउन चल रहा है। ठीक है। तो ये ऑलरेडी गिरा हुआ है इसका प्राइस। अब यहाँ पे हम रिजल्ट को देखते हैं, तो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट को हम पॉजिटिव ही कहेंगे दोस्तों। और आज की जो मार्केट में जो हलचल रही है, यानी कि आज की डेट क्या है, 16 जनवरी, तो आपने देखा होगा कि मार्केट वहीं पे बार बार वहीं पे घूम रहा है। लगभग 1481 रुपये का प्राइस आज टच कर गया था, फिर ये डाउन होते हुए लगभग 1455 से 1465 तक वापस से मूव करता रहा दिन भर। तो कहीं ना कहीं रिलायंस के शेयर के प्राइस मंडे को गैप अप में खुलने वाले, मुझे ऐसे लगता है। और लॉन्ग टर्म में ये कंपनी धीरे धीरे ग्रो करने वाली है, और पिछले 3-4 दिनों से इसका प्राइस काफ़ी डाउन था। तो मंडे में यही पूरी संभावना है कि आपको इसके प्राइस में रिकवरी देखने को मिलेगी। दूसरा रीज़न मैं बात करता हूँ आपके सामने, रिलायंस जियो को लेके। रिलायंस जियो का आईपीओ आने वाला है, और रिलायंस जियो में रहने वाला है शेयर होल्डर कोटा। ठीक है। अभी आप याद करिए, अभी कोल इंडिया का शेयर अचानक से 401 रुपये से बढ़ के 430 रुपये हुआ था, अचानक से डिमांड बढ़ी थी, याद करिए आप। क्योंकि जो बीसीसीएल जो सब्सिडरी का जो आईपीओ आया था, उसमें भी जिसके पास कोल इंडिया का एक शेयर है, तो उन्होंने शेयर होल्डर कोटे से भी अप्लाई किया था। तो कहीं ना कहीं रिलायंस के शेयर की आने वाले समय में डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि आपको सभी को पता है कि आज बच्चा बच्चा आईपीओ में पैसा लगाता है। हर बेरोजगार व्यक्ति, लाइब्रेरी में पढ़ने वाले भी आज आईपीओ का इंतजार करते हैं, जीएमपी देखते हैं और पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति चाहेगा कि मैं रिटेल में भी अप्लाई कर पाऊँ, और शेयर होल्डर कोटे के साथ भी मैं अप्लाई कर पाऊँ। तो कहीं ना कहीं शेयर की डिमांड बढ़ने वाली है आने वाले समय में। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। बाकी मंडे को चांसेस यही है कि शेयर के प्राइस में अच्छी खासी आपको तेजी आपको देखने को मिलेगी। बाकी फिर सब कुछ मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करता है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि रिलायंस के शेयर का प्राइस बढ़ेगा घटेगा? तो आप एक बार कमेंट करके आप अपने सुझाव भी हमारे साथ जरूर शेयर करें, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगामी जानकारियाँ आपके साथ हम साझा करते रहें। धन्यवाद।